राधे राधे मित्रों। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैं हूँ नवीन सैनी और आप सभी लोगों का आपके पसंदीदा चैनल एसकेडी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि परीक्षा में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और यदि परीक्षा से पूर्व कुछ प्रैक्टिस पेपर को हल कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा के दौरान हमारे आत्मविश्वास को, हमारी गति को बढ़ाने में सहायक होते हैं और काफ़ी कम समय में हम बड़े सरल और सहज तरीके से अपने प्रश्नों को हल करने में सफल होते हैं। तो मित्रों, आइए हम संस्कृत के तीसरे प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, ये क्वेश्चन प्रायः पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अब देखिए, अगर मैं डायरी की बात करूँ, डायरी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो उसे दैनंदिनी कहा जाता है। तो उसी से देखिए रिलेटेड जो है ये शब्द निकल के आ रहा है। ठीक है, नैदानिक, नंदिनी, तो दैनंदिनी कहा जाता है डायरी, तो नैदानिक जो है निकल के आ रहा है। तो इसमें क्या करता है, जैसे कि एक शिक्षक है, वह विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होता है, तो उसमें देखता है कि कौन सा विद्यार्थी किस विषय में कमज़ोर है, तो उस विद्यार्थी का नाम और वह किस विषय में कमज़ोर है उस पर जो है वो फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं वो जो डायरी में उनके विषयगत कमजोरियों को राइट डाउन करता है, लिखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए किसका प्रयोग करता है एक शिक्षक, या शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की। तो मित्रों, यह जैसा कि मेरा एक ट्रिक है आप याद कराना, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपको याद कराने का एक ट्रिक है। जैसा कि डायरी को दैनंदिनी, ठीक है, अब देखिए नंदिनी, तो एक शिक्षक नैदानिक मिल रहा है, इससे कुछ मिलता जुलता शब्द। अब इस विषय में हमने जो बातें की आप उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। और अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक सामग्री हमसे पूछ रहा है। तो सबसे आवश्यक सामग्री कौन सा है, ये श्यामपट्ट है। ठीक है मित्रों, अब हम लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का क्या तात्पर्य होता है। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का क्या तात्पर्य होता है। प्रतिलेख यानी कि एक एक शब्द, एक एक अक्षर को देखकर लिखना। इसका मतलब पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। अब मित्रों, अगला क्वेश्चन है, छंदोबद्धता में होती है। तो छंदोबद्धता में फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है गद्य पाठों में, ऑप्शन बी है नाटक पाठों में, ऑप्शन सी पद पाठों में, ऑप्शन डी कहानी पाठों में। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो ये देखिए, अगर मैं छन छन करने वाली बात करूँ, छन छन करने वाला जो पायल इत्यादि होते हैं उनको हम किस में पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं। किस में पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं। तो मित्रों, ये ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे तो इसका सही उत्तर आप दे पाएंगे। छंदोबद्धता होती है तो पद पाठों में, किस में, पद पाठों में। पग घुघरू नाच मीरा नाचेगी, तो पग यानी कि पद हम लेंगे, पद पैर और पद, ठीक है, ये छंद से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे आप आसानी से ट्रिक निकाल लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। तो मित्रों, अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, जब भी ये नेगेटिव प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले अशुद्ध वाचन का कारण है। इनको हम जानकर और इन ऑप्शन को हम काट देंगे। ठीक है, जो ऑप्शन बचेगा वही इसका उत्तर बनेगा, अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। तो अगर मैं बात करूं अशुद्ध वाचन का कारण, तो वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना। यदि आपको वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान नहीं होगा तो आपका अशुद्ध वाचन होगा। इस तरह से ये कट जाएगा। ठीक है, प्रयत्न लागो, आप जो है शब्दों का, वर्णों का जब आप उच्चारण का प्रयत्न करते हैं तो उसमें जो आपका हकलाहट होता है, जो आप तुतलाते हैं, तो उससे भी जो है वह भी अशुद्ध वाचन का कारण है। तो ये भी उत्तर गलत हो जाता है। उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, जब आप उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी करेंगे तो यह भी जो अशुद्ध उच्चारण का कारण होगा। तो आपका ऑप्शन बचा क्या, सस्वर वाचन। तो इस तरह से ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सस्वर वाचन।
अब क वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान है, फटाफट इसका जो सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, विसर्जनीय नाम कंठ है। तो अ से हो गया कि अ आ, ये छोटे बड़े भाई अ आ, इनका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, इस सूत्र से आप निकाल लेंगे। तो अ आ, ये छोटे और बड़े भाई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कु का मतलब होता है क वर्ग, क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा। ये क का भी उच्चारण स्थान कंठ, ख का भी उच्चारण स्थान, ग का भी उच्चारण, घ का भी उच्चारण स्थान कंठ, और अंगा का भी उच्चारण स्थान कंठ। अंगा का उच्चारण स्थान कंठ भी होता है और अनुनासिक भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं, तो ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है, 10 है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से, तो देखिए पंचमाक्षर होंगे, पंचमाक्षर जैसे क ख गंगा च छ ज ज, तो पंचमाक्षर हो गए, 5 अक्षरी हो गया पंचमाक्षर, 5 अक्षरी है। संयुक्त वर्ण, ये संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर जैसे ए ओ आई औ जो है ये हो गया पंचान्नव, और वह हो गया वह, ए ओ आई औ और वह हो गया। इनके ये जो है क्या है, ये 10 वर्णों का उच्चारण स्थान 2 होता है। तो आप देखिए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, कु क ख ग अंगा का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान कंठ, और विसर्ग का उच्चारण स्थान, इससे उत्तर क्या बनेगा, कंठ, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। तो फटाफट उत्तर बताइए मित्रों, आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर पता होगा, ठीक है। तो इक्ष्वाकु राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी रघुवंशम में, ऑप्शन बी रघुवंशम में। किसमें, रघुवंशम में। इक्ष्वाकु सूर्यवंशी राजाओं में पहले राजा थे, अतः इस वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस वंश की वंशावली प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत राजा दिलीप और बाद में भगवान राम भी आते हैं, ठीक है मित्रों। तो अगला हम बात करते हैं अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ किससे संबंधित, अगर मैं अष्टाध्यायी ग्रंथ की बात करूं, या मैं बात करूं वार्तिकम की बात करूं, या मैं इसकी बात करूं क्या बोलते हैं महाभाष्य की बात करूं, या मैं बात करूं ये वरदराज आचार्य की लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करूं, या मैं सार सिद्धांत कौमुदी की बात करूं, ठीक है, या मैं उनके इनके गुरु की बात करूं जो भट्टोजी दीक्षित की बात करूं, जो उनका जो है सिद्धांत कौमुदी की बात करूं, ठीक है। तो ये सब किससे संबंधित है, तो व्याकरण से संबंधित है। अष्टाध्यायी में अगर देखा जाए तो कौन सा संधि है, तो ध के आगे अगर कोई भी आधा व्यंजन आता है तो वो किसको दिखाता है, यण संधि को दिखाता है। और यह कौन सा समास है, तो अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी संख्यावाची द्विगु समास, ठीक है, जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो अष्टाध्यायी क्या हो जाएगा, द्विगु समास भी हो जाएगा। तो व्याकरण हो गया। अब मित्रों हम अगले क्वेश्चन की बात करें, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। तो महर्षि पाणिनि ने, फटाफट मित्रों बताइए, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत माहेश्वर सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो माहेश्वर सूत्र में महर्षि पाणिनि ने, माहेश्वर सूत्र में, ठीक है, महर्षि पाणिनि ने, जैसा कि महर्षि पाणिनि बरगद के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ का क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, ठीक है। और भगवान भोलेनाथ जब तांडव नृत्य करते हैं तो उस तांडव नृत्य में जब वो डमरू बजाते तो उनके डमरू से जो 14 ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है, 14 ध्वनियाँ निकलती हैं, तो उनको वह क्या 14 सूत्रों में उसको क्या कर देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, 14 सूत्रों में लिपिबद्ध, जिसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र में क्या होते हैं, आपके वर्ण ही तो होते हैं, संस्कृत वर्णमाला के स्वर और व्यंजन। तो माहेश्वर सूत्र में वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। 1 से लेकर 4 तक स्वर वर्णों की बात की गई है, ठीक है, और 5 से लेकर 10 तक, यानी 4 सूत्रों में स्वर्ण अच की बात की गई है। अच मतलब स्वर होता है, अचस्व, ठीक है, उसे हम याद रखेंगे, अचस्व वो स्वर होता है, उनकी संख्या 9 होती है। और 5 से लेकर 10 यानी कि 10 सूत्रों में क्या हमें हल, ठीक है, हल यानी कि व्यंजन वर्णों की, तो स्वरों की संख्या 9 और हल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इस तरह से उसे 14 खंडों में, 9 5 14 खंडों में विभाजित किए हैं, ठीक है। और यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, त वर्ग का उच्चारण स्थान है,
तो त वर्ग का उच्चारण स्थान ऋतु, ऋतु लसा नाम, ऋतु लसा नाम, ऋतु लसा नाम दंत, ऋतु लसा नाम दंत। ठीक है मित्रों, ऋतु लसा नाम दंत है। ठीक है, तो ये देखिए लरी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ठीक है, लरी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। तू का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक है, ल और ठीक है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? लरी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। तू का त थ द न त वर्ग। ठीक है, तू का मतलब त वर्ग, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ठीक है, ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। और स का ये देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ये है आपका दंत स, छोटा सा मतलब दंत स, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। ठीक है, क्या उत्तर बन जाएगा? दंत। गम धातु को, अब गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक है, गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक है, तो इसको है, तो देखिए जैसे कि अब देखिए अगर हम लट लकार की बात करें, ठीक है, तो लट लकार क्या होता है? देखिए अब अगर हम पूरा एक्सप्लेनेशन करने लगे तो ये वीडियो ज़्यादा टाइमिंग का हो जाएगा और कम समय में हम इस वीडियो को फिनिश करना है। तो इस तरह से आप याद रखिए गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष में गच्छतु होगा। क्या होगा? गच्छतु होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गच्छतु। जब भी आपका गम धातु या आपका लिख धातु या आपका पठ धातु जब भी किसी भी धातु का लोट लकार अगर प्रथम पुरुष पूछता है तो अगर चल का पूछता है तो चलतु हो जाएगा, पठ का पूछता है तो पठतु हो जाएगा, लिख का पूछता है तो लिखतु हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए पित्रा, पितृ, तो इसका क्या है? ठीक है, पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो देखिए पिता, पिता, पिता पितरम, पिता पितरम, पित्रा, पित्रे, पिता पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु पितु पितरी, पितर। तो क्या हो जाएगा? पित्रा हमसे पूछ रहा है तो एक वचन तृतीया विभक्ति, यानी तृतीया विभक्ति एक वचन। उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति एक वचन। अष्टाविंशति, तो अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अष्ट का मतलब हो गया 8 और विंशत का मतलब हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया, 8 और 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 28। ये उत्तर क्या हो जाएगा? 28। लेकिन अष्टाविंशति में, अष्टाविंशति में अगर पूछे कि 28 में कौन सा समास है, तो 28 में समास होगा तो वह द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। 20 और 8, 20 और 8 क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अब पावक शब्द का संधि विच्छेद है, पावक शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? ये अयादि संधि का उदाहरण है। तो अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचो, एचो आय अव, आय आव, एचो आय अव आय अव। तो एचो से क्या? हेलो, 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 एचो आय अव आय आव। ठीक है, तो देखिए एचो से ये आपका माहेश्वर सूत्र का तीसरा और चौथा सूत्र मिलेगा। तो एओंग और आयोच। ठीक है, तो एओंग से क्या हो जाएगा? ए और ओ मिलेगा हमें, और आँच से क्या मिलेगा? आयोच। ठीक है, आयोच, तो आय और आँव। ठीक है, ये मिल जाएगा। यानी कि ये आपका गुण संज्ञक वर्ण है, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। हेलो, हाँ जी, अच्छा हाँ सर बताइए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है, ले लीजिए। ले, नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक, 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 ओके, ओके। हाँ, तो एच ओ से क्या है? ये तीसरा
और मैसो से उसका तीसरा सूत्र मिल जाएगा और चौथा सूत्र मिल जाएगा। तो ए ओ ये वृद्धि संज्ञा सॉरी गुण संज्ञक वर्ण है, और ऐ और ये क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए ये जो ऐ है ये मिलेगा ए क्या मिलेगा, ऐ किससे मिलेगा, जैसे अगर हम नयन की बात करें तो ऐ आ गया ना, तो नयन का संधि विच्छेद क्या था, ने धन अन होता है कि नहीं, ने धन अन। तो ए किसको दिखा रहा है, ऐ को दिखा रहा है, ऐ जैसे ये तो ने हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा पावक है। तो देखिए आओ का दिखा रहा है, आओ को दिखा रहा है कि नहीं, आओ को दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पौधन अक है, तो पावक है। ठीक है मित्रों, अब देखिए जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है, तो देखिए जगदीश में किस, तो जगत धन ईश, तो जगत धन ईश। ठीक है, तो ये जो वर्ण है ये अपने नेक्स्ट में चला जाता है, तो यह किस में, यानी कि ये द चौथे में चला जाता है, तो ये किस सूत्र में, झलाम जसवंतों में जाता है, ये अपदांत वाले में है। ठीक है, जलाम जसवंतो, तो जलाम जसो अंतो सूत्र से इसका होगा। ठीक है, अब देखिए राम शब्द के तृतीया एक बता, तो इसका क्या है, राम है रामम, राम है रामम, रामेण रामाय, रामेण अरे रामाय, रामम, राम है रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य मस्य, राम है रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे ही राम, रामे। तो हमसे क्या पूछ, देखिए राम शब्द के तृतीया व्यक्ति एक वचन का रूप क्या हो गया, तो ये प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति रामेण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामेण हो जाएगा। अब मित्रों पठा में पट धातु का, देखिए पट धातु का रूप होगा, तो देखिए रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि पट ये लट लकार है, पठा में क्या है, ये लट लकार है, जैसे पठती पठती पठत है, पठती पठत पठंती, पठती पठता पठंती, पठसी पठथ है। ठीक है, पठत, फिर क्या हो जाएगा, पठामी पठामह, पठामी पठावह पठामह, पठावह पठावह, और क्या हो जाएगा, पठामह। तो ये देखिए ये आपका पठ धातु हो गया, तो पठ धातु ये लट लकार में आएगा, कौन से लकार में आएगा, लट लकार में आएगा। ठीक है, और देखिए ये प्रथम पुरुष होता है पहला वाला, दूसरा वाला क्या है, ये पठासी पठता, ये मध्यम पुरुष होता है, ये तीसरा वाला क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। तो इस तरह से ये पठामा क्या हो जाएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन तो ये बहुवचन है, तो लट लकार और उत्तम पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, तो ये उत्तम पुरुष। तो लट लकार उत्तम पुरुष और कौन सा है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो ये पठामा कौन सा है, बहुवचन है। तो ये आपका इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है मित्रों, अब दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर क्या बनता है, तो दत्वा बनता है, क्या बनता है, दत्वा। ठीक है, देखो मित्रों ये जो है दा धातु है, अगर इसमें कत्वा प्रत्यय आप जोड़ दिए तो ये क जो है लसक द्वितीय सूत्र से इसका लोप हो जाता है, त्वा बचता है। ठीक है, त्वा ये क्या आपका त्वा बचा। ठीक है, और ये दा किस में आदेश हो जाता है, द में आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे पा है, अगर हम पा में कत्वा प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो ये होता है पीत्वा, क्या होता है, पीत्वा, यानी कि ये पा जो है ये किस में आदेश हो जाता है, पी में आदेश हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी पा पाई में रहेगा, दा दाई में रहेगा, तो ये सब ये बदलाव इनका ये किसकी वजह से होता है, तो प्रत्यय की वजह से होता है। अब देखिए अगर हम पा में अगर तुमुन प्रत्यय जोड़ दें, कौन सा प्रत्यय जोड़ दें, तुमुन प्रत्यय जोड़ दें। ठीक है, तो तुमुन में क्या शेष बचता है, तुम शेष है, तो न हालांतम सूत्र से न खत्म, उपदेश सूत्र से उ, तो क्या हो जाएगा, पा प्लस और तुम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पातुम हो जाएगा। तो यहाँ पे पा ही रह हो गया। ठीक है मित्रों, तो यही चीज़ें होती है, कहीं पे परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, दत्वा हो गया। ठीक है, अब देखिए सा पादेन खंजय अस्ति, वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। तो तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है, येनांग विकार है, येनांग विकार है। ठीक है, तो कौन सा सूत्र है, येनांग विकार है। ठीक है, तो जब भी आपके देखिए येनांग ए अंग तुझ में विकार है, अगर अंग में ये अंग तुझ में विकार है। ठीक है, तो जो टेढ़े टाइप के लोग, तृतीया टाइप के टेढ़े टाइप के लोग जो होते हैं, जो टेढ़े टाइप के होते हैं, ठीक है, टेढ़े टाइप के लोग देखते हैं मारपीट करते हैं और अपना क्या हाथ पैर तोड़वा लेते हैं। ठीक है, आँख ओख से काने हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अंग तुझ में विकार है, तो ये अंग तुझ में विकार है, तो जो टेढ़े टाइप लोग होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा है, तो ये येनांग विकार है,
तो सपादेन, तो जब भी शरीर में अगर विकार की बात आएगी तो टेढ़े टाइप लोग यानी तृतीया विभक्ति टाइप के लोग जो होते हैं उनमें ये होता है। तो येनांग विकार सूत्र से हो जाएगा। ठीक है मित्रों, येनांग विकार सूत्र से हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले की बात करते हैं। संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं, तो संस्कृत प्रत्येक लकार के पुरुष जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होता है उत्तम पुरुष। अरे भगवान, उत्तम पुरुष। और संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लट लकार, देखिए लट लकार जो है ये वर्तमान के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए वर्तमान किया गया? वर्तमान के लिए। जैसे कि भैया देखिए, हमें किसी भी चीज़ की लत वो वर्तमान में ही पकड़ती है, ये ठीक है, वर्तमान में ही पकड़ती है हमें किसी चीज़ की लत। ठीक है, अब देखिए लोट, अगर लोट देखिए जो बलबन ने जो प्रथा चलाया था सिजदा पाबो, तो उसके सामने जो लोट कर लोग उससे आज्ञा मांगते थे, तो आज्ञार्थक काल में हो जाएगा। किसमें? आज्ञार्थक काल में हो जाएगा। लिट, जो ऋषि मुनि, री का मतलब ऋषि मुनि, तो ऋषि मुनि भविष्य के लिए कामना करते हैं। क्या इसके लिए कामना करते हैं? भविष्य के लिए। और लंग लकार, जैसे मैं बोल रहा हूँ नवीन और तुरंत बोल रहा हूँ प्रवीण, तो हम क्या है नवीन, तो जब हमने बोला था तो ठीक है, नवीन बोल के तुरंत हम प्रवीण में आ गए, तो प्रवीण आपका क्या हुआ? वर्तमान हो गया। जो नवीन हो गया वो क्या हो गया? भूत हो गया। तो हमने उसको लांग गए, तो ये क्या हो गया? नवीन को लांग कर हम क्या बोल रहे हैं? प्रवीण बोल रहे हैं। तो नवीन क्या हो गया? भूतकाल हो गया। क्या हो गया? तो लंग, लंग का मतलब भूतकाल। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है? तो देखिए ये श्रव्य दृश्य दोनों है। टेलीविजन है, टेलीविजन क्या है? श्रव्य दृश्य दोनों है। 3 में देखिए सतम तेन तस्मय, सतम तेन तस्मय, तस्मात् तस्य तस्मिन्, तस्मात् तस्य तस्मिन्, सतम तेन तस्मय तस्मात् तस्य तस्मिन्, सतम तेन तस्मय तस्मात् तस्य तस्मिन्। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? 3 पूछ रहा है ना, तो प्रथमा ये क्या एक वचन और प्रथमा तृतीया विभक्ति, एक वचन तृतीया विभक्ति 3, तो ये उत्तर हो जाएगा। आगत्य में, अब देखिए आगत्य में तो ये आ क्या है? आ, ये आपका आ उपसर्ग है। ठीक है, और ये देखिए जब भी अगर ये आपको मिलता है यण संधि वाला उदाहरण जब भी मिलता है, तो यण संधि में क्या देखा जाता है कि य व र के आगे, और इसमें हमें देखना क्या है कि ये जो लेप प्रत्यय होता है, लेप प्रत्यय, तो ये हलंत्यम सूत्र से इसका लोप हो जाता है। लक्षत्व तरीके शिक्षा, इसमें शेष यह बचता है। ठीक है, तो यह के आगे यदि कोई आधा वर्ण दिखाई दे, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? तो लेप प्रत्यय होगा। तो कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय। अब देखिए विभ्यति, अगर हम आधा भ यह जो है किस में बदल जाता है? ई में बदल जाता है। यह किस में बदल जाता है? ई, तो ये भी हो जाएगा। आप जैसे पठती पढ़ता पढ़ती हो तो विभति, तो ये क्या हो जाएगा? भी धातु हो गया, भी धातु हो गया और लट लकार हो गया, क्योंकि पठत पढ़ता पठन कौन सी जो लकार है? तो लट लकार है। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं की जननी है कौन सी है? संस्कृत, ये बता चुके हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सत्र प्रत्यय युक्त पद है, तो क्या है? तो सत्र युक्त, ठीक है, सत्र में देखिए आपका ये अगर हम ये सत्र है, अगर हम इसको अलग करते हैं, ठीक है, अलग हम अगर इसको तोड़ेंगे तो लसक तदिश से ई इसमें गायब हो जाएगा। आधा स अ बचा ना, ठीक है, और ये देखिए हलंतम सूत्र से ये गायब है। तो अ किस में आदेश हो जाता है? अन में आदेश हो जाता है। अ किस में आदेश? अन में, और अत में आदेश हो जाता है, अत में। तो यहाँ पर हमें अत तो मिल नहीं रहा, क्या मिल रहा है? अन मिल रहा है, तो ये पठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठन। समुद्र का पर्यायवाची, अब देखिए समुद्र में हीरा मोती जवाहरात मिलता है कि नहीं? मोती वगैरह, तो रत्नाकर, रत्न मिलते हैं, मोती। ठीक है, अब भूत बलि पद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये चतुर्थी विभक्ति, भूतों के लिए बलि। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, और अगला हम आपका प्रैक्टिस सेट, चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।